स्वागतम। एनसीईआरटी पाठ्यक्रम के अंदर आप सभी का स्वागत है। आज अपन अध्याय 1 शुरू करेंगे। उस अध्याय का नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। ये पहले अध्याय का नाम है। इससे पहले कुछ जानकारी आपको दे दें। आपको पता है कि रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन के बारे में आप जानते हैं। जैसे मान लीजिए लोहे की कील है, कोई बाहर पड़ी हुई है या कोई अन्य सामान बाहर पड़ा हुआ है तो उसके अंदर परिवर्तन होता है, जंग लगता है। और इसी प्रकार से बहुत सारे श्वसन के एग्जाम्पल हैं, पाचन क्रिया के एग्जाम्पल है, भोजन पचता है तो रासायनिक परिवर्तन होता है। तो इसके अंदर टॉपिक आगे पढ़ेंगे तो रासायनिक समीकरण की परिभाषा अपन पढ़ेंगे। इससे पहले रासायनिक समीकरण की परिभाषा क्या होती है इस प्रकार देखेंगे, ध्यान देंगे। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में पदार्थों को अणुसूत्रों एवं प्रतीकों से प्रदर्शित किया जाता है तो उसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। यानी कहने का अर्थ प्रतीक के रूप में, अणुसूत्रों के रूप में किसी को लिखना। जैसे अपना नाम है, मान लीजिए किसी भैया का नाम है युवराज सिंह नाम है तो वाई आ जाएगा। जैसे किसी का नाम दिनेश है तो डी आ जाएगा। तो उस विज्ञान के अंदर प्रतीक के रूप में लिखते हैं, अणुसूत्रों के रूप में लिखते हैं तो उनको रासायनिक समीकरण के परिभाषा के रूप में सम्मिलित करेंगे। जैसे मान लीजिए अणुसूत्र एवं प्रतीक, इसमें दो बातें दी हुई हैं। अणुसूत्र और प्रतीकों से प्रदर्शित किया जाता है तो उसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। अब कोई भी एक रासायनिक समीकरण लेंगे एग्जाम्पल के तौर पर। जैसे मान लीजिए C+O2 और तीर का चिन्ह ये CO2, ये एक रासायनिक समीकरण उदाहरण के तौर पर ले लिया। तो यानी कहने का मतलब ये C यानी कार्बन है, ये एक प्रतीक के रूप में प्रदर्शित किया गया है ये। और O2 एक ऑक्सीजन है और ये भी प्रतीक है ऑक्सीजन का, इसके रूप में प्रदर्शित किया। दोनों को मिलाकर CO2 बन गया, एक अणुसूत्र बन गया ये। तो इसका नाम हो गया कार्बन डाइऑक्साइड। CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड हो गया ये नाम। अब इसको रासायनिक समीकरण, बहुत सारे रासायनिक समीकरण होती हैं पर अपन ने सिर्फ एक ही एग्जाम्पल लिया समझने के लिए। चलो नेक्स्ट, इसमें लिखने के चरण किस प्रकार के होंगे, रासायनिक समीकरण को लिखने के चरण। तो इसमें सबसे पहले इसको लेंगे, यह क्रियाकारक, इनको बोलेंगे क्रियाकारक, बोलेंगे इनको क्रियाकारक। और ये क्रियाकारक है। ये क्रियाकारक का दूसरा नाम अभिकारक कहलाता है, अभिकारक। और इसके बाद में तीर के निशान के बाद में ये होता है उत्पाद। अभिकारक का दूसरा नाम क्रियाकारक भी है। अब इनको लिखने के चरण के अंदर पहला बिंदु आता है क्रियाकारक। क्रियाकारक को बाईं तरफ लिखा जाता है और उसमें तीर के चिन्ह के बाद में उत्पाद को लिखा जाता है। और ये पहला बिंदु हो गया क्लियर। अब PDF फाइल भी भेजेंगे आपको, PDF फाइल के अंदर भी आप देखकर लिख सकते हैं आराम से। तो लिखने के चरण के अंदर दूसरा बिंदु आपको समझा रहे हैं। दूसरा बिंदु में ये हो रहा है, ध्यान दीजिए इधर। अब ये क्रियाकारक में 2 हैं ये और उत्पाद में 1 हैं। तो इसमें ये लेंगे कि क्रियाकारक और उत्पाद में संख्या अधिक होने पर दोनों के बीच में प्लस का चिन्ह लगाया जाता है या धन का चिन्ह लाया जाता है। इसमें यहाँ 2 है इधर तो यहाँ प्लस का चिन्ह लगा दिया। और तीर के निशान के बाद CO2 एक ही है तो उसे प्लस के निशान की बात ज़रूरत नहीं है। तो इसके बाद में तीसरा बिंदु आ रहा है। तीसरे बिंदु के अंदर इसमें देख लेंगे इधर दोनों के अंदर, यानी दोनों बाईं ओर और दाईं ओर, यानी कहेंगे क्रियाकारक और उत्पाद के अंदर परमाणुओं की संख्या समान होती हैं। अब देख लीजिए इधर समझने के लिए, कार्बन के अंदर 1 परमाणु है, इसके अंदर भी 1 परमाणु नजर आ रहा है। ऑक्सीजन में 2 परमाणु हैं और इसमें भी 2 परमाणु आ रहे हैं। इस प्रकार तीसरा बिंदु पूरा हो गया। अब बिंदु नंबर नेक्स्ट चौथा, बिंदु नंबर 4 के अंदर अपन देखेंगे क्रियाकारक और उत्पाद लिखे हुए हैं, दोनों में परमाणुओं की संख्या बराबर होगी। जैसे मान लीजिए उसके लिए उदाहरण लेंगे एक संतुलित रासायनिक समीकरण का। ये पहली समीकरण जो आपको दिख रही है वो रासायनिक समीकरण संतुलित है। इसके अंदर परमाणुओं की संख्या दोनों ओर बराबर, क्रियाकारक के अंदर उत्पाद के अंदर परमाणुओं की संख्या बराबर होगी। कैसे देखिए, जिंक इधर क्रियाकारक के अंदर 1 परमाणु है, उत्पाद के अंदर भी 1 परमाणु होगा। अब उसके बाद में हाइड्रोजन ले रहे हैं, दूसरा हाइड्रोजन के अंदर 2 परमाणु हैं, इसके अंदर भी 2 परमाणु होंगे, यानी दोनों और बराबर परमाणुओं की संख्या बराबर होगी।
अब इसके अंदर भी 4 आ रहे हैं सल्फेट के अंदर, इसके अंदर भी 4 है, यानी इसको इस प्रकार से ही पढ़ सकते हैं, सल्फर का 1 है, सल्फर का 1 मानेंगे, ऑक्सीजन के 4 हैं, ऑक्सीजन के 4 मानेंगे। इस प्रकार उसके अंदर दोनों में परमाणुओं की संख्या बराबर होगी चौथे बिंदु के अंदर। इसमें एक समीकरण और ले लेंगे, जैसे यह समीकरण एक संतुलित समीकरण है। अब इस समीकरण यह संतुलित दिख रही है आपको, असंतुलित रासायनिक समीकरण है। कैसे देखिए, जैसे मान लीजिए इसमें फेरस के अंदर 1 परमाणु आ रहा है क्रियाकारक के अंदर, और उत्पाद के अंदर 3 परमाणु आ रहे हैं, तो ये असंतुलित हो गई, क्योंकि क्रियाकारक के अंदर 1 है, इसके अंदर 3 आ रहे हैं, असंतुलित हो गई। इसके अंदर दोनों के बराबर आ रहे थे, वो संतुलित रासायनिक समीकरण है। और इसके अंदर दूसरा बिंदु है H2, यानी 2 परमाणु आ रहे हैं, हाइड्रोजन के आ रहे हैं, और इधर भी हाइड्रोजन के परमाणु आ रहे हैं, वो तो बराबर आ रहे हैं, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है, बराबर आ रहे हैं, अभी बराबर दिख रहे हैं। संतुलित करेंगे तो असंतुलित हो जाएंगे। अब दूसरा आ रहा है फेरस ऑक्सीजन का 1 परमाणु आ रहा है, इधर आपके 4 आ रहे हैं, यानी ये जो दूसरी समीकरण है आपके असंतुलित समीकरण है। पहली वाली समीकरण संतुलित कहलाएगी, दूसरी वाली असंतुलित समीकरण कहलाएगी। अब असंतुलित रासायनिक समीकरण को संतुलित किस प्रकार करना, एक एक स्टेप में समझेंगे। किताब के अंदर बहुत सारे स्टेप दिए हुए हैं, अपन सीधे स्टेप में शॉर्टकट में समझेंगे। इस प्रकार मैंने तालिका बनाई है, तालिका पर ध्यान देंगे, और इसके अंदर 3 तत्वों को लिखा है, तत्वों का नाम को। सबसे पहले ऑक्सीजन लिया मैंने, उसके बाद हाइड्रोजन लिया है, और उसके बाद फेरस लिया है, लोहा लिया है, आयरन, यानी 3 ले लिए। इसके अंदर 3 नजर आ रहे हैं, तीनों ले लिए। अब सबसे पहले ऑक्सीजन को संतुलित कर रहे हैं, सब ऑक्सीजन को देख रहे हैं। अब असंतुलित रासायनिक समीकरण है, ऑक्सीजन को देखने पर पता पड़ता है इसके अंदर क्रियाकारक के अंदर 1 ऑक्सीजन का परमाणु है इसमें, और इधर आ रहे हैं 4 आ रहे हैं, यानी 4 परमाणु हैं। अब 1 आ रहा है क्रियाकारक के अंदर, उत्पाद के अंदर 4 आ रहे हैं, तो इनको देखने के बाद पता पड़ता है ये असंतुलित रासायनिक समीकरण है। अब ऑक्सीजन परमाणु को संतुलित करने के लिए इस अभिकारक और उत्पाद में दोनों में परमाणुओं की संख्या बराबर होनी चाहिए। यहाँ 1 आ रही है, इधर 4 आ रही है, बराबर नहीं है, असंतुलित है। तो ऑक्सीजन को संतुलित करने के लिए देखिए, इधर इसके अंदर 4 आ रहे हैं उत्पादों की संख्या, तो ये 4 होनी चाहिए। तो अभिकारक में बराबर करने के लिए 1 × 4 करेंगे, 1 × 4 करेंगे, 4 हो जाएगा, यानी उसका 1 का गुणा करेंगे, 4 से करेंगे। बड़ी संख्या होने पर 4 से गुणा कर लिया, 1 का गुणा, तो 4 ये हो गए। अभिकारक में 4 होंगे, और ये 4 इधर है ही 4, यानी इसको किसी संख्या से गुणा नहीं करना, यानी 4 इधर है ही, तो इसको 1 को 4 से गुणा किया, इधर भी 4 आ गए, इधर भी 4 हो गए, यानी अभिकारकों में परमाणुओं की संख्या 4 आ गई, उत्पाद में परमाणुओं की संख्या 4 आ गई, ये हो गई संतुलित, ऑक्सीजन संतुलित हो गई। अब अभिकारक के अंदर अपन ने परिवर्तन किया है, तो अभिकारक आपका यहाँ आ रहा है, इधर 4 आ रहे हैं, तो इधर 4 लिखा नहीं जाएगा, तो इसके आगे 4 आ जाएगा, ये 4। अब ऑक्सीजन के सामने लिखा जा रहा है, ऑक्सीजन के 4 परमाणु हैं, तो ऑक्सीजन संतुलित हो चुकी है। अब नेक्स्ट, अब बिंदु नंबर 2 पर है हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन को पहले देखते हैं, हाइड्रोजन में क्रियाकारक और उत्पाद के अंदर परमाणुओं की संख्या कितनी है पहले चेक करते हैं। तो इधर मल्टीप्लाई करने पर पहले तो 2 थी, पर संतुलित करने पर ये 2 और 4 का गुणा हो गया, तो 8 हो गई है, 8। और इधर ये आ रही है आपके 2, तो ये 2 आ गई। अब इसमें दोनों ही बराबर नहीं है, 8 इधर आ रही है, इधर 2 आ रही है, इधर आपके कम पड़ रही है, तो इसको कम पड़ने के लिए 8 आ रही है, तो इसको कुछ नहीं करेंगे, तो इसको 8 करने के लिए 2 × 4 का गुणा करेंगे, 8 हो गई है, और इधर 8 है ये। अब दोनों में 8 आ गई, हाइड्रोजन संतुलित हो गई। अभिकारक में 8 ऑलरेडी पहले से है, इसको परिवर्तित नहीं करना, और इसको परिवर्तित करेंगे, क्योंकि 2 का गुणा 4 से करेंगे तो 8 हो जाएगी, तो ये 4। अब 4 दूनी 8। अब इसको देखेंगे, इधर भी 4 दूनी 8, 8 और 8, और अब ये हाइड्रोजन संतुलित हो चुका है, क्योंकि हाइड्रोजन के अंदर 8 परमाणु ऑलरेडी आ चुके हैं, दोनों क्रियाकारक और उत्पाद के अंदर आ चुके हैं, हाइड्रोजन संतुलित हो चुका है। तीसरा इसमें आ रहा है फेरस या लोहा। अब फेरस को पहले देख लेते हैं अपन कितने परमाणु हैं। फेरस का 1 परमाणु दिया हुआ है, और इधर उत्पाद के अंदर 3 परमाणु दिए हुए हैं। अब इसको देखने पर पता पड़ता है यह एक असंतुलित समीकरण है फेरस के अंदर। इसको संतुलित करेंगे तो इधर
3 इधर आ रहे हैं ज़्यादा, इधर 1 आ रहा है, तो 1 का गुणा करना है 3 से, ये आ गया 3, और ये 3 का 3, यानी कहने का मतलब यह अभिकारक के अंदर 3 लगाना है, उत्पाद के अंदर कोई परिवर्तन नहीं करना है, तो इसके अंदर ये आ गया 3। अब ये हो गया 3 इधर आ रहे हैं, अब संतुलित। अब सही ढंग से देखेंगे, वापस व्यवस्थित देखेंगे तो ये रासायनिक समीकरण ये हो चुकी हैं। इस प्रकार ये रासायनिक समीकरण करना आपने सीखा है। 5वां बिंदु नेक्स्ट अपन ले रहे हैं रासायनिक समीकरण। इसके बाद संतुलित करने के बाद 5वां बिंदु आपके आ रहा है कि संतुलित करने के बाद 5वां बिंदु क्या होगा, तो भौतिक अवस्था में इसको बदलने के लिए कोष्ठक के अंदर लिखते हैं भौतिक अवस्था को। भौतिक अवस्था यानी 5वें बिंदु के अंदर रासायनिक समीकरण को लिखने के लिए भौतिक अवस्था में लिखने की आवश्यकता पड़ती है। जैसे मान लीजिए ये सॉलिड S, ये ठोस के लिए लिखेंगे इसको, L द्रव के लिए, और G लिखेंगे गैस के लिए, G गैस के लिए। यानी सॉलिड जो होगा, जैसे कार्बन ये सॉलिड है, पहले अपन ने दिया था, तो सॉलिड है तो उसको S लिखेंगे, लिक्विड आने पर द्रव लिखेंगे L, और गैस आने पर G लिखेंगे। अब इसके अंदर एक और होता है जलीय विलयन। कोई अपन एक्सपेरिमेंट करते हैं तो पानी डालते हैं, तो जलीय विलयन के लिए अपन लिखेंगे AQ, ये इसकी प्रतीक है, जलीय विलयन। जलीय विलयन के लिए आ गया 5वां बिंदु आपका कंप्लीट हो गया। इसके बाद में और एक बिंदु आता है, कोई भी रासायनिक समीकरण को लिखते हैं तो तीर के चिन्ह के ऊपर ताप, दाब और ऊष्मा को लिखा जाता है। यहाँ पर टेम्परेचर होगा, या उत्प्रेरक को भी लिख सकते हैं। तीर के चिन्ह के ऊपर छठा बिंदु अपना है। PDF फाइल के अंदर आपको भेजेंगे तो आराम से आप लिख लेंगे, पर उससे पहले आपको छठा बिंदु बताते हैं समीकरण के अंदर। यहाँ पर ताप, दाब और उत्प्रेरक को तीर के चिन्ह के ऊपर लिखा जाता है, ये छठा बिंदु है। एक परिभाषा आपके ध्यान में और आ रही है, जैसे सबसे पहले संतुलित समीकरण की थी, तो संतुलित समीकरण करने की विधि होती है हीट एंड ट्रायल विधि कहलाती है। तो हीट एंड ट्रायल विधि लिख देंगे, हीट एंड ट्रायल विधि। समीकरणों को, रासायनिक समीकरणों को संतुलित करने की विधि को हीट एंड ट्रायल विधि कहते हैं। अभी अपन ने संतुलित कर दिया, इसके अंदर एक छूट रहा था। इसका एक दूसरा नाम है अनुमान विधि। अनुमान विधि। इस प्रकार रासायनिक समीकरण को किस प्रकार अपन लिखते हैं वो लिखना अभी अपन ने सीखा है। आशा करते हैं कि आपको अच्छा समझ में आया होगा।